सीरीज की स्टार्टिंग में कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें बताया जाता है हमारा ये वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा सिंपल था, लेकिन अचानक से इस वर्ल्ड में दूसरी दुनियाओं के डायमेंशन पोर्टल्स ओपन होना स्टार्ट हो गए, जिनमें से बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स निकल कर बाहर आए, जिन्होंने अर्थ के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इतना ही काफी नहीं था कि अचानक से हमारी अर्थ के पास एक और प्लेनेट आ गया, जो कि कुछ टाइम बाद खुद से डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन उस प्लेनेट के बहुत ही ज्यादा पीसेस आकर हमारी अर्थ के ऊपर गिर गए। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद हमारी अर्थ मुकम्मल तौर पर चेंज हो गई, क्योंकि अर्थ के ऊपर बहुत सी ऐसी चीजें थी जिन्होंने खुद को इवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स वो क्रीचर्स थे जो कि दूसरी डायमेंशन में से हमारे वर्ल्ड पर आए थे। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रिएचर ने इस जगह पर बहुत ही ज्यादा आर्मी वाले लोगों को किल कर दिया होता है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि इस मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। और इसी के साथ हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है, जो कि असलियत में एक बी रैंक मॉन्स्टर है। और इस क्रिएचर को देखते हुए वो आर्मी ऑफिसर सोच रहा होता है, इस क्रिएचर की बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये एक बी रैंक का मॉन्स्टर है, तो क्या मैं सिर्फ अपनी गन्स के साथ इस मॉन्स्टर को हरा पाऊंगा। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से उस ऑफिसर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और उस ऑफिसर ने भी अपनी गन को निकाल लिया होता है और इस मॉन्स्टर के ऊपर बुलेट शूट कर रहा होता है, लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं होता। और वो मॉन्स्टर उस आर्मी ऑफिसर को एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और वो उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था। और हमें बताया जा रहा होता है ह्यूमंस उस वक्त बहुत ही ज्यादा वीक थे, क्योंकि इन मॉन्स्टर्स के मुकाबले में उनकी स्ट्रेंथ का लेवल बहुत ही ज्यादा लो था। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस आर्मी ऑफिसर के पास आ चुका होता है और इसी वक्त वो एक बार फिर से उस आर्मी ऑफिसर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उस आर्मी ऑफिसर ने अपने एक ही हाथ से इस मॉन्स्टर के इस पावरफुल अटैक को रोक लिया होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जा रहा होता है कि उस आर्मी ऑफिसर की स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही होती है और उसकी बॉडी की पावर्स को रोकने के लिए उसके ऊपर जितनी भी लिमिट्स लगी हुई होती है, वो पर्सन अपनी इन तमाम लिमिट्स को ही ब्रेक कर देता है। और इसी वक्त वो पर्सन उस मॉन्स्टर को उठाकर बहुत ही जोर से जमीन पर दे मारता है और उसने अपने एक ही अटैक के साथ उस मॉन्स्टर को किल कर दिया होता है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है वो फर्स्ट टाइम था जब एक पर्सन डायरेक्ट एक एस रैंक हंटर में चेंज हो गया था। और उस दिन के बाद से लोगों की इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गई। लेकिन जरूरी नहीं था कि सभी लोगों के पास बिल्कुल सेम पावर्स हो, बल्कि हर एक इंसान के पास उसकी एबिलिटी के हिसाब से डिफरेंट पावर्स मौजूद थी। और इसी के साथ वो सभी लोग जिनके पास सुपर पावर्स मौजूद थी वो हंटर्स कहलाने लगे। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्कूल की छुट्टी होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स जो कि अपने घर जा रहे होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं। आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन यार हमारे टीचर्स हमें कुछ ज्यादा ही बोर करते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें हमें इतना ज्यादा बोर नहीं करना चाहिए और हमें जल्दी ही छुट्टी दे देनी चाहिए? तो उसका साथी बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, हम स्कूल सिर्फ इसीलिए आते हैं ताकि हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। लेकिन इसी वक्त वो दोनों स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आर्मी वाली कार्स मौजूद होती है और इन कार्स में बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं। और ये देखकर एक लड़का अपने दोस्त से बोलता है, सुनो ब्रदर, क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि आखिर ये स्टूडेंट्स इन कार्स में क्यों बैठे हुए हैं और ये कहाँ पर जा रहे हैं? तो वो लड़का बोलता है, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता? ये सभी वॉरियर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और ये अपने एग्जाम्स के लिए डंजन में जा रहे हैं ताकि ये उस डंजन को क्लियर करके अपने एग्जाम्स में हाई मार्क्स हासिल कर सके। तो सुनकर वो पर्सन कह रहा होता है, ओ हाँ, मैंने इस बारे में सुना हुआ है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही रिस्की है? आखिर वो लोग अपने स्टूडेंट्स को डंजन में क्यों भेजते हैं जबकि वहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स के साथ उन्हें फाइट करनी पड़ती है? तो वो लड़का कह रहा होता है, ऐसे इसलिए है ताकि ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर्स बन सके और आगे चलकर अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन इसी वक्त वो दोनों देखते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा लड़कियाँ किसी लड़के की तारीफ कर रही होती है और वो कह रही होती है, जरा देखो तो वो कितना ज्यादा कूल है, वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, मैंने इसके जितना हैंडसम लड़का पहले कभी भी नहीं देखा। और इसी के साथ हमें उस लड़के को दिखाया जाता है, लेकिन इस लड़के को देखकर वो स्टूडेंट्स में उसका दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, भाई आखिर ये क्या चीज है, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो? तो वो लड़का बोलता है, इडियट, क्या तुम्हें इसके बारे में भी नहीं पता? ये पर्सन एक मिक्स्ड ब्लड है, यानी कि ये एक एल्फ और इंसान का बच्चा है। और इसी के साथ हमें इस एल्फ लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन बताई जाती है और इस लड़के का नाम डायव है, जो कि अभी तक 14 टाइम्स डंजन में वापस आ चुका है। और हम देखते हैं उन दोनों स्टूडेंट्स में से एक लड़के को इस लड़के को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, जरा इन लड़कियों को तो देखो, ये सभी लोग उसे ट्रीट तो ऐसे कर रही हैं जैसे कि वो कोई आइडियल है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, मेरा तो इन्हें देखकर दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर एक और लड़का आ जाता है, जिसे देखकर वो चश्मिश लड़का बोलता है, हे जे, अच्छा क्या तुम भी यहाँ पर आ गए? क्या तुम हमारे साथ गेम्स खेलने के लिए जाने वाले हो? और इसी के साथ हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है, जिसका नाम जे है। और जे उनसे बोलता है, सॉरी दोस्तों, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुम लोग चले जाओ। तो ये बात सुनकर एक लड़का बोलता है, आखिर ये साला ऐसा भी क्या काम कर रहा है जो इतना ज्यादा बिजी है? तो ये बात सुनकर उसका दोस्त उसके पेट में
में बहुत ही जोर से पंच मारता है और इसी के साथ वो लड़का बोलता है, बेवकूफ, आखिर ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते भी हो जे एक बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। उसके फादर की हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से उसे पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती हैं ताकि वो अपना और अपने फादर की मेडिकल ट्रीटमेंट्स का खर्चा उठा सके। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जे को किसी पर्सन का मैसेज आया होता है जो कि उसे काम करने के लिए बुला रहा होता है। और इसी के साथ हम डाइव को देखते हैं जो कि जे को ही देख रहा होता है। तो डाइव का दोस्त पूछता है, डाइव आखिर क्या प्रॉब्लम है, तुम उस लड़के को इस तरह से क्यों देख रहे हो? तो डाइव बोलता है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, मुझे इस लड़के की तरफ से अभी अचानक से डिफरेंट सा ऑरा महसूस हुआ था, क्या मैं चीजों को इमेजिन कर रहा हूँ? जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे अपनी वर्क प्लेस पर पहुंच चुका होता है। लेकिन इसी के साथ उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है, डैम इट, मुझे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जे चलता हुआ एक अंडरग्राउंड एरिया में आ चुका होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद होते हैं जो कि उसका वेट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जो जे का बॉस होता है वो बोलता है, तो तुम यहाँ पर आ ही गए, क्या तुम जानते हो हमारे क्लाइंट्स कितने टाइम से तुम्हारा वेट कर रहे हैं? ये सुनकर जे बोलता है, सॉरी बॉस, मैं आगे से इस चीज का ख्याल रखूंगा कि आपको वेट ना करना पड़े। लेकिन इसी वक्त हम देखते कि यहाँ पर जो टकला पर्सन मौजूद होता है वो उस बॉस के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है, आखिर ये क्या बकवास है, तुमने बोला था तुम यहाँ पर अपने बेस्ट वर्कर को बुलाओगे, लेकिन ये पर्सन तो बिल्कुल एक यंग लड़का है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ? शायद तुम समझ नहीं रहे हो, मैंने तुमसे बोला है कि ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मिशन है जिसके लिए मुझे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फाइटर की जरूरत है, क्या तुम्हें लगता है कि ये बच्चा मेरा ये काम कर पाएगा? तो वो बॉस बोल रहा होता है, अरे भाई तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, मैंने बोला ना यही लड़का मेरा सबसे बेस्ट वर्कर है और इसके अलावा तेरा ये काम और कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन वो टगला पर्सन बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने सारे पैसे तुम्हें एडवांस में दे दिए हैं तो तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? अगर तुमने यहाँ पर अपने किसी बेस्ट वर्कर को नहीं बुलाया तो मैं तुम्हारी कंप्लेन करवा दूंगा और तुम हमेशा ही ये रिग्रेट करते रहोगे कि तुमने मुझसे पंगा क्यों लिया। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि जे ने अपने जैकेट को उतार दिया होता है और वो बुरा होता है, सुनो मिस्टर, तुम्हें कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है। वेल मुझे लगता है तुम्हारे पीछे ये जो बॉडीगार्ड खड़ा है ये जरूर कोई एडवेंचरर है, तो क्यों ना एक 1-on-1 मैच हो जाए जिससे तुम्हें भी पता लग जाएगा कि मैं यहाँ का बेस्ट वर्कर हूँ या नहीं। ये सुनकर वो टकला पर्सन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे इस बॉडीगार्ड को हरा पाओगे? लेकिन हम देखते हैं कि वो बॉडीगार्ड इस वक्त काफी ज्यादा जोश में होता है और वो कहता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, ये बच्चा कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, मैं आपके लिए इसके एक पैर और एक हाथ को जरूर तोड़ूंगा। और इसी के साथ हमें इस बॉडीगार्ड के बारे में बताया जाता है जिसका नाम ली है और ये एक रिटायर्ड हंटर है जो 81 टाइम्स डेंजर में से जिंदा वापस आया है। इसके बाद हम जे को देखते हैं जो कि अपने बॉस की तरफ देख रहा होता है, लेकिन उसका बॉस तो आराम से सुट्टा मारने में मसरूफ होता है। जिसके बाद जे बोलता है, मुझे लगता है मेरे बॉस को हमारी फाइट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो हमारी फाइट को स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जे अपनी ऑरा को रिलीज कर रहा होता है और इसी के साथ हमें जे के बारे में बताया जाता है कि जे एक डंजन स्मगलर है और वो अभी तक इलीगल तरीके से C71 टाइम्स डंजन में जाकर वहां से वापस आ चुका है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि जितने भी हंटर्स होते हैं वो सभी लीगल तरीके से डंजन्स पे जाते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर्स से फाइट करते हैं और मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उन्हें जितना भी खजाना मिलता है, कोई भी पर्सन इन तमाम ट्रेजर्स को डायरेक्ट अपने पास नहीं रख सकता और उसे इन तमाम ट्रेजर्स को हंटर एसोसिएशन में जमा करवाना पड़ता है। जिसके बाद हंटर एसोसिएशन के लोग इस तमाम खजाने के ऊपर टैक्स को लगाने के बाद और डंजन रेड की फीस को काटने के बाद बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा हंटर्स को देते हैं, जिससे हंटर्स को बहुत ही ज्यादा कम फायदा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कभी भी अपने ट्रेजर्स को इन एसोसिएशन के लोगों को नहीं देते हैं, जिसके बाद वो अपने तमाम ट्रेजर्स को ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं और ऐसे लोगों को डंजन स्मगलर्स बोला जाता है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जे और वो बॉडीगार्ड दोनों ही फाइट करने के लिए रेडी हो गए होते हैं। और इसी के साथ वो टकला पर्सन उस बॉस से बोल रहा होता है, ओए क्या तुम पागल हो गए हो, मेरा बॉडीगार्ड एक एडवेंचरर रह चुका है और मैंने सुना है कि जब वो एक एडवेंचरर था तो उसने अपने बहुत ही ज्यादा टीम मेंबर्स को इसलिए किल कर दिया क्योंकि वो लोग उसकी बात नहीं मानते थे। तो ये बात सुनकर जे बोल रहा होता है, तुमने अपने टीम मेंबर्स को सिर्फ इसलिए किल कर दिया क्योंकि वो तुम्हारी बात नहीं मानते, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा स्कैरी पर्सन हो। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बॉडीगार्ड जे के पास आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, बच्चे क्या तुम जानते हो तुम सिर्फ एक ट्रैश हो। और ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, वेल तुमने सही नाम दिया, तुम सचमुच एक ट्रैश हो, फिक्र मत करो मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर साफ कर दूंगा। और ये देखकर वो बॉस और टकला पर्सन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जे उस पर्सन की बेइज्जती कर रहा होता है, लेकिन इसी वक्त वो पर्सन जे के फेस पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है। लेकिन इसी के साथ वो बॉडीगार्ड काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि हम देखते हैं कि जे ने इस अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉच कर लिया होता है।
लेकिन इसी वक्त वो बॉडीगार्ड बहुत ही गुस्से में जे के ऊपर एक बार फिर से अपने पंच के साथ अटैक करता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जे बहुत ही तेजी के साथ उस बॉडीगार्ड के फेस पर एक बहुत ही जोरदार किक मारता है और हम देखते हैं कि ये किक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि उस बॉडीगार्ड की पूरी बॉडी ही एक किक में ही मुकम्मल तौर पर हिल गई होती है और उसे एक बहुत ही बड़ा झटका लगा होता है। और इसी के साथ जे बोलता है, अरे ये क्या, अभी तो मैंने अपनी बॉडी को वार्म अप भी नहीं किया है और तुम्हारी तो हालत अभी से ही खराब हो गई है। और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से वो बॉडीगार्ड भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है ये कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, इसलिए मैं इसे और ज्यादा लाइटली नहीं ले सकता, वरना मैं इस लड़के से हार जाऊंगा और मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो पर्सन अपनी शर्ट को फाड़ देता है, जिसके बाद हम उस बॉस को देखते हैं जो कि उस टकले पर्सन से बोल रहा होता है, मुझे लगता है तुम्हारे बॉडीगार्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे समझ आ गई है कि वो मेरे वर्कर को नहीं हरा सकता। और ये सुनकर वो टकला पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि उस बॉडीगार्ड ने अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो इस वक्त अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा इनहेंस कर रहा होता है। और इसी के साथ जे भी कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस बॉडीगार्ड ने अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को और भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर लिया होता है और उसने अपनी बॉडी को आयरन स्किन में चेंज कर दिया होता है। और इसी के साथ वो बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इससे वो पर्सन जे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन जे ने बहुत ही आसानी से जंप करके इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। और हम देखते हैं कि ये जो अटैक था ये काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वहाँ पर सारी जमीन हिल गई होती है और इस टकला पर्सन होता है वो जमीन पर गिरने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त वो बॉस उसे पकड़ लेता है और वो बोलता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो, खुद को संभालो क्योंकि अब इनकी रियल फाइट स्टार्ट होने वाली है। लेकिन इसी के साथ वो गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है, मुझे लगता है ये दोनों बास्टर्ड मेरे इस वर्किंग एरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे, अगर ऐसा हुआ तो मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बॉडीगार्ड जे को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है, लेकिन जे ने बहुत ही तेजी से इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। और हम देखते हैं कि उस पर्सन का ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसने दीवार को भी तोड़ दिया होता है। और इसी के साथ वो बॉडीगार्ड बोल रहा होता है, बच्चे क्या हुआ, आखिर तुम मेरी इन अटैक्स को डॉज क्यों कर रहे हो। तो जे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कोई बेवकूफ हूँ जो मैं इतनी आसानी से तुम्हें खुद को हिट करने दूंगा। जिसके बाद हम उस बॉस को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है ये बॉडीगार्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये जे को हरा सके। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए जे से बोलता है, ओए जे मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुमने मेरी इस वर्किंग एरिया को डिस्ट्रॉय किया तो इस वर्किंग एरिया के पैसे मैं तुम्हारी सैलरी में से काट लूंगा। और ये सुनकर जे भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और बोलता है, क्या डैम इट, लगता है अब इस सबको जल्दी खत्म करना पड़ेगा। जिसके बाद वो बॉडीगार्ड जे से बोल रहा होता है, मुझे लगता है तुम्हारा बॉस तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा करता है, लेकिन वो नहीं जानता कि मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से पीटने वाला हूँ। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जे यहाँ से एक लोहे की रोड को उपाड़ लेता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, मुझे लगता है ये रोड तुम्हें हराने के लिए काफी है। तो ये सुनकर वो बॉडीगार्ड बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, अब मैं तुम्हें कोई भी अपनी ट्रिक यूज करने का मौका नहीं दूंगा। और वो बहुत ही तेजी के साथ जे के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जे यहाँ पर अपने किसी टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा होता है और हम देखते हैं कि जब वो पर्सन जे के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है, इसी वक्त जे बहुत ही तेजी से उस बॉडीगार्ड की तरफ बढ़ता है और उस बॉडीगार्ड के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। और हमें दिखाया जाता है कि जब जे ने ये अटैक किया होता है तो यहाँ पर जे का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और हम देखते हैं कि जे ने अपने एक ही अटैक में इस बॉडीगार्ड को हरा दिया होता है और ये देखकर वो टकला पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या सिर्फ एक अटैक में, ऐसा कैसे पॉसिबल है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बॉडीगार्ड जे से बोल रहा होता है, लड़के आखिर किस तरह की टेक्निक थी, तुमने इसे कहाँ से सीखा है। तो जे बोलता है, मुझे लगता है तुम कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, मैंने इसे कहीं से भी नहीं सीखा है, बल्कि ये टेक्निक मुझे विरासत में मिली है। और इसी के साथ जे यहाँ पर अपने फादर के बारे में सोच रहा होता है और इसी के साथ जे हमें बता रहा होता है, जब मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था तो मेरे पास उस वक्त करने के लिए कुछ भी नहीं हुआ करता था, तो मैं जाकर चुप करके अपने फादर को ट्रेनिंग करते हुए देखता था और मैं उन्हें अपनी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते हुए सिर्फ इसलिए नहीं देखता था कि वो मेरे फादर हैं, बल्कि मैं उन्हें इसलिए देखता था क्योंकि मेरे फादर और कोई नहीं बल्कि वही पर्सन है जिन्होंने हंटर्स की शुरुआत की थी, क्योंकि वही पहले पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले अपनी पावर्स को अवेकन किया था और वो वर्ल्ड के नंबर 1 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल हंटर है। और जब तमाम इंसानों और मॉन्स्टर्स के दरमियान में फाइट हुई थी तो सभी लोगों को यही लगता है कि पावरफुल हीरोज ने तमाम मॉन्स्टर्स को हरा दिया, लेकिन कोई पर्सन ये नहीं जानता कि फर्स्ट जनरेशन के हंटर्स को बहुत ही ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ी थी, जिनके बारे में कोई पर्सन नहीं जानता। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जे के फादर और कुछ और हंटर एक डंजन में किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन इसी वक्त वो मॉन्स्टर इन सभी
हंटर्स के ऊपर अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल पॉइजन के साथ अटैक करता है, जिसे जे के फादर ने तो डॉज कर लिया होता है, लेकिन उनके साथ जो हंटर्स मौजूद होते हैं वो सभी इस पॉइजन की वजह से मारे जाते हैं। और इस चीज की वजह से जे के फादर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अपने स्पेयर के साथ इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उनका स्पेयर इस पॉइजन की वजह से पिघल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो यहाँ पर हार नहीं मानते और वो अपने एक और वेपन के साथ इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि इस डंजन के पास कुछ और हंटर्स भी आ चुके होते हैं, जो कि यहाँ पर जे के फादर की हेल्प करने के लिए ही आए थे। लेकिन वो देखते हैं कि जे के फादर ने अकेले ही इस मॉन्स्टर को किल कर दिया होता है और जे हमें बता रहा होता है मेरे फादर ने सिर्फ किसी एक मॉन्स्टर को किल नहीं किया, बल्कि उन्होंने हजारों मॉन्स्टर्स को किल किया है, जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन्स भी मौजूद है। और यही रीजन था कि मेरे फादर को किंग ऑफ ड्रैगन स्लेयर का टाइटल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन्स को किल किया था और सभी लोग उनके बहुत ही बड़े फैन थे और हर एक इंसान उनके जैसा बनना चाहता था। और यही रीजन था कि मैं हमेशा अपने फादर को मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हुए देखता रहता था। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जे के फादर अपने किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक को यूज करते हैं और ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जिसे देखकर जे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जे के फादर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और इस दिन जे को सबसे बड़ा शॉक लगा होता है, क्योंकि वो पर्सन जिसे सब लोग इनविंसिबल समझते थे वो पर्सन बहुत ही जल्द मरने वाला है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जे भागकर अपने फादर के पास आ चुका होता है और इसी के साथ जे हमें बता रहा होता है उस दिन से मेरे फादर की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई और मेरे फादर ने मुझसे बोला था कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि उनकी हालत बहुत ही तेजी के साथ खराब हो रही थी। और उस टाइम जब उनके दोस्तों को उनकी हेल्प करनी चाहिए थी, उन्होंने हमारे फादर की हेल्प करने से बिल्कुल मना कर दिया। और इतना ही नहीं, बल्कि हमारी तमाम प्रॉपर्टी और हमारे तमाम एसेट्स के ऊपर उन लोगों ने ही कब्जा कर लिया। और उस दिन से मेरे फादर की हेल्थ के साथ उनकी मेंटल स्टेट भी खराब होना स्टार्ट हो गई और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सभी लोग ड्रैगन स्लेयर योसियोंग के बारे में भूल गए और अब कोई पर्सन मेरे फादर के बारे में नहीं जानता। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो बॉडीगार्ड बेहोश पड़ा हुआ होता है और जे बस उसे देख रहा होता है। जिसके बाद जे अपने वेपन को फेंक कर वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ जे का बॉस उस टकले पर्सन से बोल रहा होता है, अब तुम्हें क्या हुआ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तो टकला पर्सन बोलता है, मुझे लगा था मेरा बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये तो इतने ज्यादा यंग लड़के से हार गया। तो वो बॉस बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम्हारा ये बॉडीगार्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मेरे इस वर्कर को हरा सके। और क्या तुम जानते हो ये पर्सन मेरे वर्कर को क्यों नहीं हरा पाया? इसी के साथ जे बोलता है, जो खुद कमजोर होते हैं वो दूसरों को ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो खुद से कमजोर लोगों को बुली करता है। और हाँ, एक और चीज, एक हंटर रिटायरमेंट उस वक्त लेता है जब वो मर जाता है या फिर जब उसे ये मालूम होता है कि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक है और वो एज अ हंटर ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो बॉस उस टकले पर्सन को उसके कंधे से पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरा ये वर्कर बहुत ही ज्यादा अच्छा है और तुमने जानबूझकर हमारा इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करवा दिया, अब तुम्हें अपनी मिशन की डबल प्राइस पे करनी होगी। तो ये सुनकर वो टकला काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें कोई डबल प्राइस नहीं देने वाला। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि उस बॉस को इस टकले पर्सन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मुझे लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, तुम बहुत ही देर से मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, मुझे लगता है तुम सही सलामत अपने घर वापस नहीं जाना चाहते। तो ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोलता है, सर आप तो मेरा गुस्सा कर गए, मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था, मैं आपको डबल प्राइस पे करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब जे पानी पी रहा होता है तो उसका बॉस उससे पूछता है, जे क्या तुम्हें एफीरियल वेब के बारे में पता है? तो ये सुनकर जे बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, क्या एफीरियल वेब? बॉस कहीं हमारा मिशन उस मॉन्स्टर से फाइट करना तो नहीं है? ये बात आप भी जानते हो कि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और उस मॉन्स्टर को तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हाई रैंक के हंटर्स भी किल नहीं कर सकते। तो ये सुनकर वो बॉस बोल रहा होता है, इडियट, मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हें उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए वहाँ पर जाना है, मैं जानता हूँ कि तुम उस मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं कर सकते, लेकिन क्या हो अगर उस मॉन्स्टर से एक वाइट रैंक का हंटर फाइट करे? तो ये सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, क्या एक वाइट रैंक का हंटर? तो वो बॉस बोलता है, हाँ, और सिर्फ एक वाइट रैंक का नहीं, यहाँ पे ये जो टकला पर्सन आया था इसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि अब से कुछ दिन पहले 7 बहुत ही ज्यादा पावरफुल व्हाइट रैंक के हंटर्स ने मिलकर उस एफीरियल वेब का शिकार किया है। और दोस्तों यहाँ पर एफीरियल वेब किसी और चीज को नहीं बल्कि मधुमक्खी वाले मॉन्स्टर्स की क्वीन को बोला गया है। और वो बॉस बोल रहा होता है, उस कस्टमर का कहना था कि उन 7
उन व्हाइट रैंक हंटर्स ने मिलकर जब उस मॉन्स्टर को किल कर दिया था तो उन्हें उसके छत्ते में से रॉयल जेली मिली थी। लेकिन उन व्हाइट रैंक हंटर्स में से एक ने उन्हें धोखा दे दिया और उसने वो रॉयल जेली एक स्मगलर को दे दी ताकि वो उस जेली को ब्लैक मार्केट में ले जाकर उसे और भी ज्यादा प्रॉफिट दे सके। लेकिन उस पर्सन का बैड लक कि जिस स्मगलर को उसने ये जॉब दी थी वो स्मगलर मॉन्स्टर्स के हाथों से मारा गया और वो रॉयल जेली इस वक्त डंजन में ही मौजूद है और मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर उस रॉयल जेली को लेकर आओ। ये बात सुनकर जे बोल रहा होता है, बॉस अगर मैं वहाँ पर चला भी जाता हूँ तो वो रॉयल जेली है, आपको नहीं लगता कि उसे हासिल करने के लिए और भी हंटर्स आए होंगे? तो वो बॉस बोल रहा होता है, नहीं, उसे लेने के लिए अगर कोई पर्सन आ सकता है तो वो सिर्फ स्मगलर्स हैं, क्योंकि रियल हंटर्स को डंजन में आने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है। और हाँ, एक और बहुत ही ज्यादा खास चीज जो मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो रॉयल जेली इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर उसे एक मुर्दा इंसान को भी खिला दिया जाए तो वो भी दोबारा से जिंदा हो जाएगा। और ये बात सुनकर जे बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है व्हाट। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बॉस इस वक्त एक सीक्रेट डंजन गेट के सामने मौजूद होता है और इसी के साथ वो अपनी पावर को यूज करके इस डंजन गेट को अनलॉक कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जे भी मौजूद होता है और उसका बॉस जे से बोल रहा होता है, जे इस चीज का ख्याल रखना, वो रॉयल जेली है तो हो सकता है कि वो रॉयल जेली बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो अपना ख्याल रखना और अपने आप को किसी प्रॉब्लम में मत डाल लेना। लेकिन हम देखते हैं कि जे तो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा होता। तो ये देखकर वो बॉस अपने सिगरेट के धुएं को उसके मुंह के ऊपर फेंक देता है। जिसके बाद जे बोलता है, बॉस ये क्या कर रहे हो आप? तो वो बॉस बोलता है, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो, वो रॉयल जेली एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेडिसिन है और उसके साथ एक मुर्दा पर्सन को भी जिंदा किया जा सकता है, लेकिन उस जेली को तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उस जेली से तुम्हारे फादर को क्योर नहीं किया जा सकता। तो ये सुनकर जे बोल रहा होता है, हाँ मैं जानता हूँ, अब मुझे ये बात बताना बंद कीजिए। और इसी के साथ जे जाकर उस दरवाजे को ओपन कर रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, मैं जानता हूँ वो रॉयल जेली मेरे फादर को क्योर नहीं कर सकती, लेकिन मैं सच में ये चाहता था कि काश वो रॉयल जेली मेरे फादर को क्योर कर पाती। लेकिन चाहे मुझे कितना भी टाइम क्यों ना लगे, लेकिन एक दिन मैं अपने फादर के लिए उनकी बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन का एंटीडोट तलाश कर रहूंगा।